आते आते पुलवामा जैसी घटनाएं करा देती है। तो आज तक तो माहौल बहुत अच्छा है। लगाएंगे कि पुलवामा का जो घटना है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो वो एज ए इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों होता है ऐसी सब घटनाएं? बट आप ऐसा कैसे डायरेक्ट बोल सकते कि ये बीजेपी ने की है? आदाब दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए डिबेट में, जहाँ पे नवाब मलिक के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उस पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के हम कार्यकर्ता हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हमारे स्टूडियो में मौजूद है जावेद हबीब साहब, जो कि अल्पसंख्यक विभाग के कार्याध्यक्ष हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद सुफियान साहब, और हमारे साथ मौजूद है गुलाम मुस्तफ़ा साहब। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे नवाब मलिक के करीबी जावेद हबीब सर से। सर, जावेद हबीब सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना पावर का गलत उपयोग कर रही है, जबकि देखा जा रहा है कि नवाब मलिक का तो संबंध सीधा सीधा अंडरवर्ल्ड से है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी हम कोई आरोप नया नहीं लगा रहे हैं। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है, उन्होंने सेंट्रल की एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बोलकर उसका उपयोग किया है। जैसे ही नवाब मलिक, केवल एक मेव नवाब मलिक की बात नहीं है, नवाब मलिक साहब के अलावा भी जितने भी इस देश के अंदर में प्रदेश हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन के साथ में इस तरीके का दुर्व्यवहार कर रही है, चाहे वो ईडी के मार्फत से हो, सीबीआई के मार्फत से हो, या फिर इनकम टैक्स के मार्फत से हो, केंद्रीय एजेंसियां जो है ये कहीं तो भी भारतीय जनता पार्टी जिन जिन स्टेट्स के अंदर में राज करती है वहाँ के अपोजिशन के ऊपर में, आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण देखिए, आप मध्य प्रदेश का देखिए, आप राजस्थान का देखिए, यहाँ पर अपोजिशन को ख़त्म करने के लिए जैसे ही नवाब मलिक साहब ने भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का बीड़ा उठाया, तब से इस देश का, मैं समझता हूँ कि हर जागरूक नागरिक, चाहे वो अनपढ़ हो या जाहिल हो या पढ़ा लिखा हो, वो इस बात से अवेयर था कि नवाब भाई के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी इस टाइप की कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी की मिसाल मेरी नज़रों में ये है कि वो कहते हैं ना, मक्खियों की तरह भिन भिनाते हैं, और मक्खियों का एक बहुत आम मिसाल है कि मक्खी पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर किसी एक फुंसी पर जाकर बैठती है। और ये महाराष्ट्र का इतिहास रहा है कि मुसलमानों का नाम, हमारे आदरणीय नेता शरद चंद्र जी पवार साहब ने ये बात का ऐलान कल ही कर दिया कि ऐसा क्यों होता है कि एक मुसलमान को दाऊद के साथ में जोड़ा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर में क्या दाऊद इब्राहिम को ढूंढने के लिए इनको किसी ने मना किया था? आज इतनी पुरानी चीज़ें जो है वो आज ये सामने लेकर आ रहे हैं। नवाब भाई ने कुछ भी गलत नहीं किया। तो कुछ तो होगा, बिना वजह तो वो ऐसा सीधा आरोप लगा नहीं सकते। तो वजह तो फिर बहुत है ना, हर आदमी के पास में कोई ना कोई वजह है। खुद हमारे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, इनके ऊपर में कई लोगों ने आवाज़ उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर में जो बहुत बड़ा एक्सिस बैंक घोटाला है, उसका हमारे नागपुर शहर का एक जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसने एक बाकायदा कंप्लेंट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये इतनी पुरानी कंप्लेंटों पर ध्यान नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के आपके पुराने जो ऊर्जा मंत्री थे बावनकुळे, हमारे नागपुर शहर से हैं, इनके ऊपर में लोगों ने आरोप, इनके सगे भांजे ने आरोप लगाया। उस वक्त ईडी सो रही है। मैं ये भी जानना चाहूँगा, आज भी नवाब मलिक के भाई के ऊपर ईडी का समन जारी हुआ है। उनको ईडी ऑफिस में आज भी बैठाया गया है, 24 तारीख है। तो ये सब ईडी क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रही है, या वाकई में आपके नवाब साहब ने टैक्स की चोरी मारी? बिल्कुल भी नहीं। नवाब मलिक साहब मर्द मुजाहिद की तरह मार्केट में आए। भारतीय जनता पार्टी का इस टाइप का किसी एजेंसी का दुरुपयोग करने में उन्होंने वानखेड़े के मैटर को उजागर किया। शाहरुख खान के बेटे का, अकेले वाहिद शाहरुख खान के बेटे का नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर में जो इन्होंने इसमें इनके मार्फत
ईडी के, एनसीबी के मार्फत जो टेररिज्म निर्माण करने का काम किया, लोगों के दिलों में डर का पैदा करने का काम किया, उसको बेनकाब करने का काम आदरणीय नवाब मलिक साहब ने किया। और उसका कर्ज चुकाने की नौबत ये आई कि आज नवाब मलिक साहब के ऊपर में इस टाइप के ईडी और ये बोलकर उन्होंने षड्यंत्र किया। तो ये माना जा सकता है क्या उनका ज़्यादा हाईलाइट होना उनके लिए ज़्यादा खतरनाक हो गया? नहीं, ज़्यादा हाईलाइट नहीं, ऑलरेडी टारगेट बना दिए। ऑलरेडी नवाब मलिक हाईलाइटेड है। इस महाराष्ट्र प्रदेश का नहीं, पूरे देश का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता वाला चेहरा है। खेड़े वाले मुद्दे के बाद उनको लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइट किए है। तो किसी देखा गया हाँ, तो पूरी का जब वो मुद्दा आया तो हमारा देश जो है वो सेकुलर देश है, और सेकुलर देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रकारी नीतियों के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने के लिए जो आदमी सामने आएगा उसको लोग पसंद करेंगे। मैं एक चीज़ और गौर कर रहा हूँ जावेद साहब कि अभी आप अनिल देशमुख को ले लो, आपकी पार्टी के थे, नवाब मलिक साहब को ले लो, आपकी पार्टी के थे। महाअघाड़ी में सिर्फ आप ही की पार्टी में निशाना क्यों होगा? शिवसेना बैठी है, कांग्रेस बैठी है, उन पे बीजेपी क्यों नहीं कदम चला? हमारी पार्टी के नेता आदरणीय शरद चंद्र जी पवार जो हैं वो किंग मेकर की भूमिका है। ये जो सरकार बनी है ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो मेन शाखा है आरएसएस, इनके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं था कि महाराष्ट्र के अंदर में इस टाइप की सरकार बन सकती है। और वो बनाने का काम आदरणीय नेता शरद चंद्र जी पवार का है। एक वो देश का कर्मठ नेता है जिसके पीछे कांग्रेस और शिवसेना ने पाटिंबा देकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने का काम किया है। ऐसा तो नहीं वो आपकी महाअघाड़ी सरकार को तोड़ के शिवसेना के साथ वापस गठबंधन हाँ, भारतीय जनता पार्टी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम है। जिस दिन से उनको सत्ता उनके हाथ से गई है उस दिन से आप देख रहे हैं मी पूना येइन, मी पूना येइन, मी अगले महीने में बनाते हैं सरकार, 2 महीने के बाद में बनाते हैं सरकार। हमारा तो ये दावा है कि वो जब भी सुबह नींद में से उठते हैं तो वो सोचते हैं कि हम सरकार को कैसा गिरा दें, और वो सरकार को गिराने के षड्यंत्र में ये नाजायज़ इल्ज़ाम लगाकर थोड़ी दिनों के लिए हमारी छवि को ख़राब करने का काम किया। एक सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे छगन भुजबल साहब, जिनको 2.5 साल तक जेल में रहना पड़ा, उसके बाद 2.5 साल तक ट्रायल हुआ, और वो पूरे 5 साल के बाद में यही हमारे देश के संविधान ने उनको बाइज्जत बरी किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिसके पास पहले दिन कोई सबूत नहीं था, उसके पास 5 साल के बाद भी कोई सबूत नहीं है, तो ये 5 साल जो ज़िंदगी के उनके कैरियर के ख़राब किए, इसका जवाबदार और जिम्मेदार कौन? मैं ये भी जानना चाहता हूँ, आप बोलते भारतीय जनता पार्टी अपनी पावर का दुरुपयोग करती है, और आपकी जो अलायंस सरकार कांग्रेस है वो भी तो अपना पावर का दुरुपयोग करती थी। नितिन गडकरी के ऊपर भी कोयला घोटाला और काय के घोटाले का आरोप लगाई थी। उस समय भी तो ये केंद्र की सरकारों पर आरोप लगाया जाता था, फिर भी आप कांग्रेस के साथ अलायंस? नहीं, हमारी सरकार ने कभी भी जिसको अपन बोलते हैं बदला लेने की नीतियों से कभी काम नहीं किया। अगर महाराष्ट्र की सरकार बदला लेने के नीतियों पे काम करती तो आज भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे जेल में बंद होते। हमारी पार्टी इस टाइप का बदले लेने की नीति पर विश्वास नहीं रखती। हमारी पार्टी अगर इन लोगों के ऊपर में अगर कोई चीज़ का आरोप है तो उसकी खोजबीन करने का काम कर रही है। हमारे यहाँ पर नीमगढ़े हत्याकांड हुआ था, इस नीमगढ़े हत्याकांड के अंदर में भी देवेंद्र फडणवीस जी का नाम आया था। भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल एजेंसी का उसके अंदर में दुरुपयोग करके स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से वो चीज़ निकाल के सीबीआई को दिया। अब ये सीबीआई इंक्वायरी करने में हाथ बांध के बैठी है। चाहे वो पीएसआई का घोटाला हो जाए, एक्सिस बैंक का घोटाला हो जाए, ये सब चीज़ें जब 2008 से और 18 से जब ये किसी ने कंप्लेंट किया है, वो ईडी उस वक्त सो रही है। जावेद साहब, मैं आपसे और बातें करूंगा। अभी आपके 2 साथी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे सवालात करने के बाद आपकी तरफ से वापस आएंगे और एनएमसी और उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में पूछेंगे। तो सबसे पहले सूफी सर और गुलाम मुस्तफ़ा सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये जो आरोप आपने लगाए, आपके नेता पर ये जो आरोप लगाए गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, ये आरोप बदले की राजनीति है। ऐसे बीजेपी जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों के हर मंत्रियों को बीजेपी लगातार परेशान करने का काम कर रहा है। चाहे देख लो वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, एमपी में जब तक उनकी सरकार थी, जब तक उन्होंने वहाँ के मंत्रियों को परेशान किया। आज एमपी में सरकार गिरा के उसके बाद से वहाँ पे ईडी और आईटी कभी नहीं पहुँच पा रही। ऐसे ही महाराष्ट्र में लगातार वो
महाराष्ट्र में दबंग नेता है राष्ट्रवादी के, तो उनका टारगेट है हमारे नेताओं पे। और संजय राउत जी पे भी उन्होंने किया, शिवसेना की जो खासदार है उन पे भी उन्होंने ईडी का छापा किया। ऐसा नेताओं पे वो लगातार ईडी का छापा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ नवेद जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि गुजरात में नवाब भाई ने एक्सपोज किया था बीच में ड्रग्स का मामला, तो वहाँ पे ईडी और आईटी और सीबीआई की नज़र नहीं पड़ी। देश में बड़े बड़े व्यापारी, गुजराती व्यापारी जिनका नाम भी साहब से मिलता है, वो देश छोड़ के भाग जा रहे हैं। वहाँ पे ईडी आईटी नहीं पहुँच पा रही। सिर्फ वो ईडी और आईटी की नज़रें पूरी महाराष्ट्र पे टिकी है। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया नीमगढ़ हत्याकांड, नीमगढ़ हत्याकांड में देवेंद्र जी का नाम सामने आया। उसके बाद आपने देखा लॉकडाउन के समय पे एक बड़ा ट्रक भर के रेमडेसिविर पकड़ गई थी, उसमें हमारे माजी मुख्यमंत्री का नाम सामने आया। तो जब कहा गई थी सीबीआई आईडी, सिर्फ उन्हें विपक्ष दिखता है, और विपक्ष भी कौन सा, जो सत्ताधारी विपक्ष है अलग राज्यों में, वो विपक्ष दिखता है। तो कहीं ना कहीं बदले की भावना से किया जाता काम है। और मेरे हिसाब से ईडी, सीबीआई, आईटी और बीजेपी, ये सबका राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही है मेरे अनुमान से। सर आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? मैं भारतीय जनता पार्टी जो निशाना बना रही है, मलिक साहब पर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, मैं उसका निषेध करता हूं। और मलिक साहब के इसमें एक अशार बोलना चाह रहा हूं, थोड़ी खामोशी है, शोर ज़रूर आएगा, अभी वक्त आया है, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। जावेद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त चौथा चरण का चुनाव होने वाला, तो आपकी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही है, काउंटिंग कुछ दिन बाद चालू हो जाएंगी, पूरा ध्यान मीडिया का पर नवाब मलिक साहब की तरफ है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, आप समझ रहे हो क्या पूछना चाह रहे हो, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि नवाब मलिक साहब ने उत्तर प्रदेश जाकर धुआंधार प्रचार किया। उसका परिणाम यह है कि उनको नवाब भाई को रोकने के लिए इस टाइप का कदम भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से माहौल ख़राब है, और उनको वहाँ पर जाकर, उन्हीं के उत्तर प्रदेश में जाकर उनके शासन का धुर्रे उड़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है नवाब मलिक साहब। उनको रोकने का काम इन्होंने किया है। और उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर में ये भावना बिल्कुल तरीके से, पूरी तरीके से आ गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में हमारा ये दावा है कि समाजवादी पार्टी अलायंस जो है वो सत्ता की तरफ आ रही है, बहुमत के साथ सरकार बनाने पर जा रही है। और इसी इसमें खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के ये मूवमेंट सामने आ रहे हैं। तो ये मुद्दे को भटकाने के लिए तो ऐसा सब नहीं किया गया। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी चुनाव के आते आते पुलवामा जैसी घटनाएं करा देती है। तो आज तक तो माहौल बहुत अच्छा है। लगाएंगे कि पुलवामा का जो घटना है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो वो एज ए इलेक्शन के टाइम पर ही क्यों होता है ऐसी सब घटनाएं? बट आप ऐसा कैसे डायरेक्ट बोल सकते कि ये बीजेपी ने की है पुलवामा का? तो उसके लिए जब उस पर इंक्वायरी बैठी है, इतना बड़ा घटना हुई है, उतना आरडीएक्स कहाँ से लेकर आए इनको आज तक नहीं पता। लेकिन नवाब मलिक ने एक मकान खरीदा, उसका पैसा दाऊद इब्राहिम तक पहुंचा, ये उनको कैसे पता? पर आप किस आधार पे कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने, यानी पुलवामा, भारतीय जनता पार्टी ने जब भी चुनाव के मैदान के अंदर में जब उतरे हैं, वो कोई ना कोई ऐसी अप्रिय घटना कराती है जिसके देश के अंदर में इस टाइप का कुछ तो भी कम्युनल माहौल पैदा हो। अभी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए नकाब और बुर्के की बात करी, हिजाब की बात करी। मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से, हम जब स्कूल के अंदर में पहली क्लास की किताब खोलते हैं ना, उसके अंदर लिखा रहता है कि भारत मेरा मुल्क है, सभी भारतीय मेरे भाई और बहनें हैं। जब हम सभी भारतीय मेरे इस देश के अंदर में रहने वाले हर धर्म का आदमी ये लाइन पढ़ता है ना, ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर, उसके बाद में एक भाई अपनी बहन का नकाब और हिजाब का निकालने का काम करता है।
तो इस पे तो ये नफरत का बीज बोने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये हम दावे के साथ कहते हैं। जावेद भाई, आप अल्पसंख्यक विभाग में, तो आपकी पार्टी ने नकाब के ऊपर क्या आवाज़ उठाई अभी? हमारी पार्टी ने नकाब के ऊपर में आवाज़ उठाई है कि इस देश के अंदर में हर रहने वाले को अपने पहनने ओढ़ने और खाने पीने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। कोई किसी के पहनने में कपड़ा कम है तो वो उसको ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए, ये उसकी अपनी जाति ख्वाहिश है, वो जो चाहे पहने और जो चाहे खाए। उसके बावजूद आपके नागपुर में ये कॉलेज में परसों के दिन एक टीचर को नकाब पहनने पे रोका गया, उस पर क्या कहना है? मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि जब ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर बोल सकते हो तो आप अपनी बहन को बेनकाब कैसे कर सकते हो? जो लोग बेनकाब करने की, हिजाब उतारने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो भाई बनने की ताकत नहीं रखते। आप उस लड़की को क्या कहेंगे जो अकेली थी और बजरंग दल वालों ने, या सॉरी माफ़ी चाहूँगा, किसी कट्टर हिंदू संगठन के द्वारा नारे लगाते हुए उसको घेरा था क्योंकि वो नकाब पहनी हुई थी? उस लड़की के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो उसने हिम्मत दिखाई, जो हौसला? उस लड़की के लिए मैं सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहूँगा, जो हमारे इस देश के अंदर में पुरानी परंपरा रही है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी। और नवाब मलिक साहब जो आपके अभी नेता है, ईडी के ऑफिस के चक्कर में आ गए हैं, कब तक ईडी के चक्कर मारेंगे या वो भी अनिल देशमुख के जैसे इस्तीफा देके अलग हो जाएंगे? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये अभी हमारे मुस्तफ़ा भाई ने कहा है ना कि थोड़ी देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अभी उनका वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। आज महाआघाड़ी एक ऐसी शक्ति है महाराष्ट्र के अंदर में कि ये शक्ति इस प्रदेश से 5-25 साल नहीं हटने वाली। इनके जो पूना येन, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पूना में जाकर महानगर पालिका का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। महाराष्ट्र की सत्ता के ऊपर में ये कभी काबिज हो नहीं सकते। तो आपको लगता है एनएमसी में भी आप लोग अपना झंडा गाड़ोगे जहाँ पे बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ा पड़ा है? हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई षड्यंत्र और ऐसा कोई जिसको अपन आपसी भाईचारे के अंदर में कोई बवंडर पैदा नहीं की, क्योंकि ये जहाँ पर भी जाते हैं फूट डालो राज करो वाला इनका रणनीति होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ अगर नागपुर शहर में चुनाव लड़े तो मुझे ये दावे के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी को नागपुर महानगर पालिका से उखाड़ फेंकने का काम ये महाआघाड़ी सरकार कर सकती है। आप लोग का अगला स्टेप क्या है? हमारा स्टेप ऐसा है कि आम जनता के बीच में लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम करना है, महाराष्ट्र सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करना है, इस देश के अंदर में, इस प्रदेश के अंदर में, इस शहर के अंदर में भाईचारे का निर्माण करना है और आने वाली महानगर पालिका के अंदर में फास्टिज्म ताकतों के खिलाफ सेकुलरिज्म ताकतों को जिता के लाना है। तो देखा दोस्तों, आज जावेद साहब ने बहुत बेबाकी से अपने जवाब दिए, साथ ही में हमारे दोनों भाइयों ने भी उनका जवाब में साथ दिया है और उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी हमें दे सकते हैं। फिलहाल हम सभी को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।